A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well. In our previous class, we have completed LPG, that is liberalization, privatization, as well as globalization. Particularly in yesterday's class, we have discussed about globalization. Kya hota hai globalization and what are the changes that Indian economy has made and how Indian economy has opened itself in order to be ready for globalization, right? Now, today we have to discuss an appraisal of LPG policy or an appraisal of economic reforms. This is the name of your chapter. Chapter का नाम ही यही है LPG and appraisal. तो before appraising we must know the meaning of LPG. तो वो हमने पढ़ लिया. अब इसके mixed reactions रहे, कुछ positive रहे, कुछ against में रहे. कुछ लोगों ने कहा yes, economic reforms were beneficial for Indian economy, while some were having a view that reforms have not helped us to grow. Right, now have a look on the arguments in favor of economic reforms. क्या क्या arguments है? नंबर 1, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. ये तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, ये तो एक डिटेल, हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल है, फिगर्स अवेलेबल है टू प्रूव कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो गई थी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में नंबर 1 आपको यही बताना है कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई. आप पहले जो 5% 6% से ग्रो कर रहे थे, अब आपने 7 to 8% की ग्रोथ का टारगेट अचीव कर लिया था. ऑल्दो कोविड आने की वजह से करंट सिचुएशन की जीडीपी ग्रोथ रेट काफी डिफरेंट हो गई है, नेगेटिव भी चली गई थी लास्ट ईयर तो. बट हमें तो बात करनी है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की. तो रिफॉर्म्स की अगर बात करूं तो अप्रोक्स 2% चेंज आ गया था हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट में. ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं, द ग्रोथ रेट इन जीडीपी वाज 5.6% ड्यूरिंग 1880s to 91, यानी उस ड्यूरेशंस में ऐसी रहती थी, एक फाइनेंशियल ईयर का नहीं बता रखा है, ठीक है. बट आगे ड्यूरिंग 2018-19 की बात करें तो 7.2% तक गई है. 17-18 में कुछ कम थी, चेंजेस फ्लक्चुएशंस आते रहे. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज डिक्लाइंड and industrial reported fluctuation, whereas growth of service sector has gone up. It indicates that the growth is mainly driven by the growth of service sector. फिलअप में, चाहे एमसीक्यू में, चाहे एक्सटर्नल वाइवा में आपसे ये बात पूछ सकता है. रिफॉर्म पीरियड में अगर मैं 3 सेक्टर्स की बात करूं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चरल के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर, तो इसकी तो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई है. इसकी ग्रोथ रेट फ्लक्चुएटिंग थी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, और इसकी कंटिन्यू अप ही गई है. सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कंटिन्यूअसली अप ही हुई है. तो आप ये भी बना सकते हैं, इस पॉइंट के आगे आपको ये याद रहेगा. एग्रीकल्चर को हमने नेग्लेक्ट किया था तो उसकी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई. इंडस्ट्री में फ्लक्चुएशन थे, जिस साल बढ़िया इन्वेस्टमेंट था, बढ़िया इनोवेशन था, उस साल ग्रोथ हुई. लेकिन जैसे ही फॉरेन कंपनीज आई तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज थोड़ी सी पीछे रह गई. फिर उसके बाद में बात करें सर्विस सेक्टर की, तो ये कॉन्स्टेंटली ग्रो हुआ है. फिर ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग 2012 to 15 there has been a setback in growth rate of different sectors. Agriculture recorded high growth rate during 2013-14 but witnessed negative rate in subsequent years. अलग अलग ड्यूरेशन का आपको तीनों सेक्टर का बता दिया है. देखिए एग्रीकल्चर में हाई कब से, सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ थी इन 2013-14 बट नेगेटिव भी हुई इन 2014-15. सर्विस सेक्टर ने 2 डिजिट ग्रोथ रेट अचीव किया, 10.3 का ग्रोथ रेट 2014-15 में. और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ डिक्लाइन आ गया था 2012-13 में, बट उसके बाद वापस पॉजिटिव ग्रोथ होने लगी. ठीक है, ये कुछ डेटाज आपको लर्न करने पड़ेंगे. नेक्स्ट, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, जो हमारा मेन पर्पस था, जो हमारा मेन टारगेट था, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज बेसिकली डन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो ये बिल्कुल हुआ. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ. कहीं आपको वर्ड मिलता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में आपको मिला था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ आपको मिल रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. Foreign institutional investment is basically the investment in shares, debentures, bonds and securities, whereas foreign direct investment is the investment in assets on which you are having ownership right. तो ये जो ओनरशिप राइट वाला इन्वेस्टमेंट है ये भी इंक्रीज हुआ. और ओवरऑल आपको दोनों इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया. द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई
increased from about $100 million to $73.5 billion, इतना इंक्रीज हो गया। तो आप देखिए हमारी कंट्री में जितना ज्यादा इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। फिर ये भी एक रीजन है, सितंबर 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है, मोदी जी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, मेक इन इंडिया कंसेप्ट। आप इंडिया में आके प्रोडक्शन करते हो तो हम आपको बहुत सारे टैक्स हॉलीडेज और बहुत सारी बेनिफिट्स देंगे। इससे क्या होगा, डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ पे आके अपने प्लांट लगाएंगे। जब कोई एक प्रोडक्शन प्लांट लग गया, यानी बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिलेगी और उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। तो ये बता रहे हैं 48% से आपने अपना FDI इनफ्लो इंक्रीज कर दिया है बाय अडॉप्टिंग द मेक इन इंडिया। ये 1 मार्क में MCQ में आपसे पूछ सकते हैं। कब लॉन्च हुआ ये भी, और इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ ये भी, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, राइज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ तो हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व भी इंक्रीज हो गए। एक टाइम ऐसा था जब हमें फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती थी, और आज ऐसा है कि हम फॉरेन करेंसी में दूसरों को लोन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, राइज इन एक्सपोर्ट। हमारा एक टारगेट था एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना, तो कुछ एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़े, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, बट स्टिल हमारा IT सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स, इन सबका एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन राइज हो रहा था ना, रिफॉर्म्स की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट मार्केट में अवेलेबल हुआ, और जब मार्केट में प्रोडक्शन या आउटपुट ज्यादा अवेलेबल होता है तो धीरे धीरे उसकी रेट कम होने लगती है, क्योंकि रेट्स कब बढ़ती है, जब एक्सेस डिमांड होती है। तो इंडियन इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रही थी, उसको कवर अप करने के लिए हमने सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, एंड विद द इंक्रीज इन सप्लाई ये जो इन्फ्लेशन थी वो इन्फ्लेशन को हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाए। 17% से रिड्यूस होकर इन्फ्लेशन 5.48% तक हम लेके आए, अभी वापस इंक्रीज हो रहा है। न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है तो आज के न्यूज़पेपर में इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो तो बताइए। बीच में भी हैव ट्राइड कि हम हैबिट डालें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, डिस्कशन करें, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। एनीवन, गवर्नमेंट जॉब में किस किस के पेरेंट्स हैं? आप में से किसके पेरेंट्स या भाई बहन गवर्नमेंट जॉब में है? रेज योर हैंड्स। ओनली 1 2, और कोई? चलिए बेटा, आज आप पूछना उनसे, उनके लिए गुड न्यूज है न्यूज़पेपर में, आपको पता है क्या? आप अपडेटेड हैं? कुछ गुड न्यूज आपके फैमिली मेंबर्स ने शेयर की आपके साथ? एनीथिंग? हम है 17 to 18 28% इंक्रीज हुआ है सेंट्रल एम्प्लॉय का। बिल्कुल, पे इंक्रीज हुआ है। डियरनेस अलाउंस दिया जाता है हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। डियरनेस अलाउंस दिया जाता है बिकॉज इन्फ्लेशन इज राइजिंग। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में उतना नहीं होता। अब हर साल महंगाई बढ़ती है तो हर साल उनको पे हाइक मिलता है, उनका पेमेंट इंक्रीज होता है। अभी गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से पिछले साल इंक्रीज नहीं किया था। आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज है कि डियरनेस अलाउंस को 11% से इंक्रीज कर दिया गया है, यानी आप सोचिए जितना वो रिसीव कर रहे हैं उसका 11% ज्यादा, ठीक है, पेमेंट्स बढ़ गई है, तो उनके लिए ये गुड न्यूज है। तो ये यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने तो थोड़ा सा साइड में कर दिया पॉइंट, हम तो रिफॉर्म्स पे थे, तो रिफॉर्म्स में ये बता रहे हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट हमने डिस्कस कर लिया है आज की गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया, क्योंकि अभी जो महंगाई बढ़ रही है सब उससे परेशान है, राइट। कोविड ने सिचुएशंस को वर्स्ट किया था और उसके बाद राइजिंग प्राइसेस सिचुएशन को और वर्स्ट करता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये भी तो हमारा एक टारगेट था, लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म करना, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड एरियाज को कम करना और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना, तो ये भी हुआ। रिफॉर्म के पॉजिटिव पॉइंट्स तो इतने ही थे। ज्यादा लोगों ने रिफॉर्म को क्रिटिसाइज किया, तारीफ करने वाले कम होते हैं और बुराई करने वाले ज्यादा होते हैं, तो वही हमारे साथ हुआ। 40 साल तक हमारी कंडीशन वर्स्ट थी, फिर हमने हिम्मत करके रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए तो भी हमारे रिफॉर्म्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह गई। प्रॉब्लम नंबर 1, इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ा बट इकोनॉमी की ग्रोथ रही जॉबलेस ग्रोथ।
चलिए, क्लास में who know the meaning of jobless growth? Vinita, I guess you will be able to explain this concept to all your friends. Jobless growth क्या होती है बेटा? Yes, Vinita, will you explain this concept? Okay, विनीता नहीं, जो नाम मुझे थोड़ा गलत याद रह गया. Okay, एक स्टूडेंट है आपकी क्लास की जिसने मुझे एक टेस्ट दिया है, उसमें उसने जॉबलेस ग्रोथ के बारे में एक्सप्लेन किया. बट विनीता इज नॉट दैट स्टूडेंट. एनीवन एल्स जिसको जॉबलेस ग्रोथ के बारे में पता हो, पता है तो बताइए, एल्स आई एम एक्सप्लेनिंग इट. चलिए, हैव अ लुक. नाम से क्या समझ आ रहा है? जॉबलेस ग्रोथ, यानी ग्रोथ तो हो रही है, पर ऐसी ग्रोथ हो रही है जो जॉब नहीं क्रिएट कर पा रही. यानी आउटपुट तो बढ़ रहा है, बट आउटपुट के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो ही नहीं रहा. तो ऐसा हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ हुआ. रीजन क्या था? रीजन था यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था. तो एग्जिस्टिंग वर्कर को ही ज्यादा काम देके हमने अपना आउटपुट इंक्रीज कर दिया. जो नए लोग थे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं हो पाई. तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक था हमारा. नंबर 2 ड्रॉबैक, ये तो सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे रिफॉर्म्स में हमने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट ही कर दिया. हमें लगा एग्रीकल्चर तो इंडिया में वैसे ही बहुत चल रहा है, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं. सारा का सारा फोकस किया हमने इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विसेज पे. इसको स्टार बना लेना बेटा, ये बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है. एग्रीकल्चर को हमने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया. कैसे नेग्लेक्ट किया? एक तो गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल दिया. गवर्नमेंट ने इरिगेशन, पावर, रोड, या जब जहां जहां इन्वेस्टमेंट था ना उसको रिड्यूस किया और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में वो पावर्स दे दी, तो जिससे एग्रीकल्चर ने सफर किया. दूसरी चीज, जो सब्सिडी, आपने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, सब्सिडी और सब्सिडी के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे. कुछ लोग बार बार गवर्नमेंट को कह रहे थे सब्सिडी रिड्यूस कर दीजिए, बिकॉज पुअर फार्मर्स आर नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द सब्सिडीज. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? लोगों की एडवाइस सुन के सब्सिडीज रिमूव कर दी. 1991 में रिफॉर्म के टाइम में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब सब्सिडीज नहीं दी जाएगी किसी भी फार्मर को, बहुत सिलेक्टेड एरियाज में दी जाएगी. फर्टिलाइजर सब्सिडी जो थी उसको रिमूव कर दिया गया. तो ये एक ड्रॉबैक. नंबर 3, अगर आपको अलग से पूछ ले लिबरलाइजेशन ने एग्रीकल्चर को कैसे इम्पैक्ट किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लिबरलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में एक तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ, प्लस यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह कम हो गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटा दिया गया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, जिससे इंडियन फार्मर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ा और उनको सफर करना पड़ा. अभी भी आपको पता होगा कि एमएसपी को लेके इशू चल ही रहा है, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाली साइड से. तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लिबरलाइजेशन और इंपोर्ट ड्यूटीज को चेंज करने की वजह से हमारे एग्रीकल्चरल फार्मर को बेसिकली कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ा. और जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो अगेन दे फेस प्रॉब्लम्स. क्यों? क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि वो अपने सही रेट पे मार्केट में आउटपुट को पहुंचा पाएंगे. एंड द फोर्थ पॉइंट, शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज थी तो वो ज्यादा से ज्यादा एनकरेज कर रही थी फार्मर्स को कि वो कैश क्रॉप्स बनाए. जूट, कॉटन, इन सब के लिए बढ़िया पैसा मिल रहा था फार्मर्स को, तो वो फूड ग्रेन्स थोड़ा कम बना रहे थे. और जब वो फूड ग्रेन कम प्रिपेयर कर रहे थे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था? हमारा एग्रीकल्चर नेगेटिवली सफर कर रहा था. तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बताने हैं. रिफॉर्म की वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर ने क्या सफर किया. 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. LPG policies adversely affected Indian agricultural sector. Give reasons in support of your answer. या फिर defend or refute the statement and give reasons in support of your answer. Number 1, the public sector reduced its investment. Government reduced its investment in agriculture. It removed the fertilizer subsidy given to the farmers. Liberalization increased the competitions for farmers, and the farmers shifted towards the cash crops in the expectations of high income. इन सब ने ये शो किया कि हमारा एग्रीकल्चर कितना नेगेटिव जा रहा है. नेक्स्ट वन, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. जितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जरूरत थी उतनी ग्रोथ हो नहीं पाई. ऑल्दो देयर वाज अ ग्रोथ, बट उतनी नहीं थी जितनी चाहिए थी.
तो ये कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज हमारी कंट्री में आके अपने गुड्स सेल आउट कर रही थी। उनके जो गुड्स थे वो इंडिया में चीप थे और इंडियन गुड्स थोड़े से कॉस्टली थे, क्योंकि वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट मिल रहे थे। तो आर इकोनॉमी सफर्ड अ प्रॉब्लम बिकॉज द इंडियन प्रोड्यूसर्स फेल्ड टू सर्वाइव इन द स्टिफ कॉम्पिटिशन। 91 से लेके 98 तक बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज बंद हो गई, गायब हो गई मार्केट से। क्यों गायब हो गई? बिकॉज दैट वाज अ थ्रेट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। वो कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। जैसे चीपर चाइनीज गुड्स हम उसको यूज करते हैं तो हमें इंडियन गुड्स उसके आगे बढ़िया लगते ही नहीं है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जितनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था। थर्ड, नॉन टैरिफ बैरियर बाय डेवलप्ड कंट्रीज। कल हमने पढ़ा था ना WTO वाले पार्ट में कि हम तो उनको एक्सपोर्ट कर नहीं पाते और हम उनसे जरूर सामान खरीद लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज अपने यहाँ पे इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है, यानी इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। जब हम सोचते थे कि हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो इंडियन गुड्स को लेके एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते थे, जिससे इंडिया का गुड मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था। यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल दिया हुआ है कि उन्होंने इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल पे इंडिया से पर्टिकुलरली जो टेक्सटाइल यूएस में जा रहा था उस पर टैरिफ बैरियर्स लगा रखे, क्वाटा रेस्ट्रिक्शंस और टैरिफ बैरियर दोनों लगा रखे थे, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट उस कंट्री में हो ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट, 3 ड्रॉबैक पढ़ लिए। नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। नंबर 2, एग्रीकल्चर को तो निग्लेक्ट ही कर दिया। नंबर 3, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी वो इफेक्टिव नहीं थी। आपने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है कि जब कोई प्रेशर में होता है तो वो अपनी चीज को कम रेट में सेल आउट कर देता है। कोई इंसान प्रेशर में है, उसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी चीजों का अंडर वैल्यूएशन करके भी उसको सेल आउट कर देता है। ऐसा ही इंडियन इकोनॉमी के साथ हुआ। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट्स जितने रखे, जो वैल्यू सोची थी उससे कम वैल्यू में ही उसने क्या किया, अपनी एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर दिया। क्यों सेल आउट कर दिया? क्योंकि तब गवर्नमेंट का टारगेट था उस पैसे को वहां से निकालना, जो पैसा वहां पे फंसा हुआ था उसको निकालना। प्लस डिसइन्वेस्टमेंट से जो प्रोसीड्स आए, जो मनी गवर्नमेंट ने रिसीव किया, वो भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से हेल्प नहीं कर पाया। गवर्नमेंट ने उस पैसे को यूज किया अपने रेवेन्यू की शॉर्टेज ओवरकम करने के लिए। यूज करना चाहिए था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, बट वो मनी यूटिलाइज हो गया था सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट को चल रही थी अपने लो रेवेन्यूज की वजह से, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में। पॉइंट की रीडिंग आप खुद कर लेंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इफेक्टिव नहीं थी, टैक्सेशन पॉलिसी भी इफेक्टिव नहीं थी। हमने कोशिश ये की कि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, टैक्स इवेजन कंट्रोल हो जाएगा, बट गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ, उल्टा डिक्रीज और हो गया। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस को कम कर दिया। तो डोमेस्टिक टैक्स इनकम तो बढ़ी नहीं, जो हमारी फॉरेन टैक्सेबल इनकम हो रही थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से हो रही थी, वो भी गवर्नमेंट की रिड्यूस हो गई। प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स को और कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे इंडिया में प्लांट सेटअप करने के लिए, उसकी वजह से भी हमें टैक्स अर्निंग नहीं हो रही थी। तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी इफेक्टिव नहीं हुई। और रिफॉर्म्स की वजह से कंज्यूमरिज्म स्प्रेड हो गया। अगर रिफॉर्म का सोशल ड्रॉबैक आपको पूछे तो वो है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। लोग मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगे। आप सबने एलेक्सा का ऐड देखा होगा, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीजों पे मूव हो रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ मिलना, लोगों की हेल्प करना, ये सब चीजें अवॉइड कर रहे हैं और हम फोकस करते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस लाइफ पे। लोग इतने बिजी हो गए हैं, बीकानेर में तो फिर भी इतना नहीं है, आउटर में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें बस अपने आप से मतलब है, राइट? तो ये स्प्रेड हुआ क्योंकि बहुत सारी लग्जरियस चीजें आ गई जिनको लेने के लिए आपको पैसा चाहिए और आप उसी में बिजी होते चले गए। आपने मटेरियल वेलबींग पे ज्यादा फोकस किया, लोग अपने इमोशनल कॉन्टेक्ट्स को ज्यादा फोकस और प्रायोरिटी नहीं देने लगे। लास्ट वन, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। जो सेक्टर्स ग्रो किए वो तो बहुत बढ़िया ग्रो किए,
और जो पीछे रह गए वो पीछे ही रह गए। जैसे आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, ये सब बहुत बढ़िया चले, बट एग्रीकल्चर और कुछ एसेंशियल गुड्स इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ये पीछे ही रह गए, जो बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड देते। तो बेसिकली रिफॉर्म के प्रॉज और कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए। अगर मैं बात करूं नेगेटिव इफेक्ट की, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। Okay, so we have completed the appraisal of LPG policy. Up to additional topics are given in this chapter: demonetization and goods and services tax. ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अदर देन एलपीजी ये दो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमारी इंडियन इकोनॉमी में किए गए। इकोनॉमिक चेंज था ये, हमारी इकोनॉमी में कुछ मॉडिफिकेशंस करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फ्लो और डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये एफर्ट्स थे। तो क्योंकि ये मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, इसलिए आपके सिलेबस का पार्ट बना दिया गया है। डीमोनेटाइजेशन हम सबने समझा है, हम सबने सफर किया है और हम सबने रियल लाइफ इम्पैक्ट भी देखे हैं। हम में से कुछ लोगों ने तो शायद लाइंस भी लगाई होंगी अपने पेरेंट्स के साथ नोट्स चेंज करने के लिए, शायद। तो देखिए 8 नवंबर 2016 अचानक से एक अनाउंसमेंट आया गवर्नमेंट का, और अनाउंसमेंट ये था कि 500 और 1000 रुपीस के नोट इमीडिएट इफेक्ट से बंद हो जाएंगे। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। केवल और केवल आप बैंक के पास जाके उसको चेंज करवा सकते हो, है ना, फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस। कुछ टाइम तक पेट्रोल पंप्स पे एक्सेप्ट किए गए, कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए चल रहा था, बाकी बंद। अब डिमोनेटाइजेशन का मीनिंग गिवन है। ये एक एक्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट किसी करेंसी यूनिट को उसके स्टेटस से हटा देती है। यानी मैंने पहले 500 और 1000 को स्टेटस दे रखा था कि ये इंडियन रुपी है, पर मैंने डिमोनेटाइजेशन करके उससे इसका स्टेटस ले लिया, उसको लीगल टेंडर मनी की कैटेगरी से रिमूव कर दिया। आगे देखिए, These notes accounted for almost 86% of country's cash supply. हमारी कंट्री में जो टोटल कैश अवेलेबल था ना, उसका 86% इन्हीं नोट से था। तो इस पॉलिसी के अंडर, इस स्कीम के अंडर लोगों को कहा कि आपको अपनी सारी करेंसी बैंक में डिपॉजिट करवानी है, और अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और आपकी करेंसी इनवैलिड है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आपको कुछ पेनल्टी देनी है। टैक्स की चोरी की है आपने, तो अब पेनल्टी के फॉर्म में आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दीजिए उस ब्लैक मनी पे, और उसके बाद में अपनी मनी को कन्वर्ट करवा लीजिए। एक लिमिट तक तो कन्वर्जन इजी था, आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते थे। रिकॉर्ड जिस मनी का आपके पास है, इनकम टैक्स फाइल आपके पास है, या आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि ये मनी आपने कहाँ से अर्न किया, वो तो इजीली कन्वर्टेबल था। और जिसका रिकॉर्ड नहीं था, जो करप्ट मनी था, जो ब्लैक मनी था, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप पेनल्टी पे करें, और पेनल्टी पे करके इस मनी को न्यू करेंसी में कन्वर्ट करवा लें, राइट। तो जब भी डीमोनेटाइजेशन की बात करती है, आपको माइंड में क्लियर रखना है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक लेसन था सभी को कि गवर्नमेंट टैक्स की चोरी को, टैक्स के डिफॉल्ट को टॉलरेट नहीं करने वाली। जिन्होंने भी टैक्स की चोरी की है उनको हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी, पास्ट के लिए, पास्ट में जिन्होंने चोरी की, और फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्स इवेजन के लिए कैसे प्लान करेगी, उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने कुछ डिटेल्स दी। ये सिर्फ गवर्नमेंट का आइडिया था, एक्चुअली इससे करप्शन उतना कर्ब नहीं हुआ, ब्लैक मनी उतनी फिनिश नहीं हुई, बट स्टिल जीरो से बेटर थे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कंडीशन हमने अचीव कर ली थी। नाउ योर टास्क इज टू रीड द डिमोनेटाइजेशन। अच्छे से रीडिंग करना। कॉमर्स वाले बच्चों को तो सेम टू सेम एक एक वर्ड वही है जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने बिजनेस के चैप्टर 3 में जो पढ़ा है ये सेम वैसा ही है, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चे इसको रीड करें, कल हम इसको समझेंगे। और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, ये भी मैं कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। Okay, everyone. So I am ending the today's class over here as we are left with hardly 10 to 15 seconds. Make sure you have to prepare the chapter up to this part. Tomorrow will be the last class of this chapter, and then we will start a new chapter on Monday.